The Maharashtra Regional and Town Planning Act MRTP 1966 ये क्यों था, इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, क्या ज़रूरत थी इस एक्ट की, नाम से ही समझ में आता है दैट इट इज़ द महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट। मीन्स टाउन्स जो आपके डेवलप हो रहे हैं, जो बिल्डअप हो रहे हैं, उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे वो तरीके बनाने हैं, कैसे वो एक स्ट्रक्चरल प्लान फॉर्म करना है जिससे एक प्रॉपर प्लान सिटी लगे। जैसे हम मुंबई की बात करें, कुछ प्लान नहीं है, लेकिन अगर आप न्यू मुंबई जाएं, न्यू दिल्ली जाएं, वहाँ पे आपको हर एक सिटी पोर्शन रीजन एक जैसे ही दिखेगा, क्योंकि प्रॉपर प्लान में है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है, कॉलोनीज़ के साथ साथ गार्डनिंग और बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी करा के रखी हुई हैं। न्यू मुंबई जो सिडको ने तैयार की वो पूरी प्लान सिटी थी। इसकी वजह से आपको ज़्यादा जैसे जम्बलिंग आपके अपनी सिटीज़ में दिखती हैं, मुंबई में दिख जाती हैं, थाने में दिख जाती हैं, वसई मीरा रोड में दिख जाती हैं, वैसे आपको न्यू मुंबई नहीं दिखेगी। क्राउडेड वो भी हैं, बट टाउन प्लानिंग के हिसाब से बनी। आप अगर न्यू मुंबई के स्टेशंस देख लीजिए, इस हिसाब से उन्होंने निकलने के रास्ते बनाए कि कितनी भी पब्लिक आ जाए वहाँ पे भीड़ नहीं होती, वहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, इतनी ईजिली उन्होंने रास्ता बना के रखी है। तो इसी की वजह से ये MRTP एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1966 में। द टाउन प्लानिंग फॉल्स विद इन द कम्पिटेंसी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी स्टेट सब्जेक्ट है, being an item fall under the list 3 of the 7th schedule of the Constitution of India. Before MRTP 1966 passed, the town planning in the state of Maharashtra was regulated by Bombay Town Planning Act. जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, 60s में महाराष्ट्र बना है, उसके पहले बॉम्बे प्रोविंस ही चलती थी। तो MRTP के पहले आपका बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट चलता था, which was enacted in the year of 1954, which applied to the whole of the state except the city of Nagpur. नागपुर क्यों एग्जेम्प्टेड था? क्योंकि वो विदर्भ के रीजन में आता था और MP से कनेक्टेड होता था। ये महाराष्ट्र बनने के बाद नागपुर इधर कनेक्ट हुआ है, इसीलिए जब भी आप नागपुर, गोंदिया इस तरफ चले जाएंगे तो आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग सी मिलती है, थोड़ा हिंदी भाषी लैंग्वेज ज़्यादा है। जैसे आपका बेलगांव का प्रॉब्लम है, तो नागपुर का डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था, पर बेलगांव का अभी भी नहीं हुआ विद कर्नाटक। ओके, दिस एक्ट इज रिक्वायर्ड एवरी लोकल अथॉरिटी टू प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान फॉर द एरिया विद इन इट्स जुरिडिक्शन। अंडर सच डेवलपमेंट प्लान द लोकल अथॉरिटी could allocate land for the different uses, as for instance residential or industrial or commercial or agriculture, or could also reserve site for the public purpose like schools, playgrounds, market, hospital, parks. It was envisaged that when all the development plan proposals were carried out, a well-planned, properly developed, harmonious town would result. क्यों बनाई गई ये प्लानिंग? प्लानिंग के पीछे का रीज़न ही यही था कि जो आपका ये पूरा टाउन बन रहा है, इसमें हर एक चीज़ के लिए जगह हो। जैसे आपको एक उन्होंने प्लेग्राउंड देख के रखा हुआ है, कहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए। न्यू मुंबई साइड, इसीलिए मैंने आपको बताया इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। वहाँ पे अगर आप न्यू मुंबई साइड में जाएंगे तो हाईवे बीच में पड़ता है, हाईवे के राइट तरफ में आपको सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया दिखेगा और लेफ़्ट तरफ में पूरी इंडस्ट्रीज दिखती है। वहाँ पे से आगे आप चले जाएंगे तो दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। प्रॉपर आपको अवेलेबिलिटी, गार्डन्स भी अवेलेबल हैं, स्कूल्स के लिए भी अवेलेबल है, इवन आपके पास स्टेडियम वगैरह भी अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको अवेलेबल है, जिससे आप सारा का सारा उस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये टाउन प्लानिंग का यही मेन रीज़न था। ठीक है, अब हम आते हैं इनके डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस आपके टाउन प्लानिंग एक्ट में
सबसे पहले आता है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, as a several provisions of the act makes a reference to the appropriate authority, this term is defined as to mean any public authority on whose behalf land is designated for a public purpose in any plan or scheme and which which it is authorized to acquire. Means appropriate authority कौन होगा? appropriate authority इसमें से वो अथॉरिटी होगी जो ये सारे के सारे जिसके जुरिडिक्शन के अंदर ये प्लान आते हैं। म्यूनिसिपल अथॉरिटी हो सकती है इन सिटीज़, गांव में जाएंगे तो उनके जिला परिषद और ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इस ढंग से एक ग्राम पंचायत, ये एक जहाँ से वो प्लानिंग करते हैं उस पूरी चीज़ का। लेकिन यहाँ पे टाउन से रिलेटेड है तो टाउन में आपको पता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ही हैं। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो होती है जो इस लैंड को एक्वायर कर सके, पब्लिक लैंड को, क्योंकि जब तक वो लैंड को एक्वायर नहीं करेंगे तब तक वो अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते। और फॉर एक्विजिशन ऑफ अ लैंड एक्विजिशन एक्ट इज देयर, ठीक है, फॉर द पर्पस। और उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। द टर्म डेवलपमेंट इज डिफाइंड टू मीन द कैरी आउट ऑफ द बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग और अदर ऑपरेशन in or over under the land or making any material change in any building or in the use of any building or land or any material or structural change in any heritage building and its splitting. The term also includes the demolition of any existing building, structure or erection of the part of such a building, structure or erection and reclamation, redevelopment, layout and subdivision of any land. तो डेवलपमेंट में आपका ये सारी चीज़ें आती हैं, रिपेयर भी आती है, डिमोलिशन भी आती है, पार्टली डिमोलिशन आता है, एरेक्शन आता है। ये सारा का सारा आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। मींस अगर आपने मेंटेनेंस भी किया है तो वो भी डेवलपमेंट में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एड ऑन होता है द लाइफ ऑफ योर स्ट्रक्चर एंड दिस डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ नॉर्मल बिल्डिंग्स एज वेल एज द हेरिटेज प्लेस। ये दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद आता है डेवलपमेंट राइट, एफएसआई। एफएसआई इज द सेम एज वी डिस्कस अर्लियर। द डेवलपमेंट राइट मीन्स द राइट टू कैरी आउट द डेवलपमेंट टू डेवलप द लैंड or building or both. It includes the transferable development right in form of the right to utilize the floor space index of the land, utilize either to remainder of the land which is partially reserved for the public purpose or elsewhere as provided in the development control regulations. Means FSI, आपने एक लैंड है आपके पास, थोड़ी बड़ी सी है, आपने सम पोर्शन किसी को बेचा, सम पोर्शन आपने रिजर्व रखा, तो वो आपका हो गया ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, जो आप किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एफएसआई क्या था? टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट। तो ये दोनों ही आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दिस टू डेफिनेशंस आर सेम एज वी लर्न इन अर्लियर प्रोसेस। उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग ऑपरेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, इंजीनियरिंग ऑपरेशन इंक्लूड्स द फॉर्मेशन और लेइंग आउट ऑफ द स्ट्रीट और मीन्स ऑफ एक्सेस टू द रोड और लेइंग आउट ऑफ मीन्स ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर पब्लिक सर्विस। ये सारे के सारे इंजीनियरिंग ऑपरेशन हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। दैट इंजीनियरिंग ऑपरेशन क्या क्या है? कोई स्ट्रीट बनाना, एक्सेस रोड को लेना, या वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मीन्स जितनी भी आपकी डाउन टू अर्थ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, इन सारे चीज़ों को जिस ऑपरेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिस इंजीनियरिंग स्किल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, उनको कहा जाता है इंजीनियरिंग ऑपरेशन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द MRTP एक्ट। उसके बाद आपका आता है हेरिटेज प्रिसिंग, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्लॉज C।
Heritage precinct means any area comprising of a heritage building or heritage buildings and the precinct thereof or related places. Same as a MADA. ओके जहाँ पर आपको ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो हिस्टोरिकल आपका रख सकती हैं हेरिटेज प्रिसिंक्ट, इसमें नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस, स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंस और लोकल लेवल के इम्पोर्टेंस, ये तीनों ही इंक्लूड होती हैं. ओके उनको हम कहते हैं हेरिटेज प्रिसिंक्ट. उसके बाद आता है प्लानिंग अथॉरिटी. द टर्म प्लानिंग अथॉरिटी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 subsection 19 of the act means a local authority and includes a special planning authority constituted or appointed or deemed to have been appointed under section 40 of the act. section 40 में जो भी अथॉरिटी अपॉइंट होती है उसको हम कहते हैं प्लानिंग अथॉरिटी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ऑफ द एक्ट. In respect of the slum rehabilitation area, the term includes some slum rehabilitation authority appointed under section 3 subsection A of the Slum Areas Act. Slum development की जो प्लानिंग आपकी बनती है उसके लिए जो कमेटी बनती है, जो अथॉरिटी होती है, वो भी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 ऑफ MRTP एक्ट इंक्लूड है. Thus for instance in Maharashtra the MMRDA जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था, दैट इज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ अपॉइंटेड MMRDA फॉर स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी नोटिफाइड एरियाज ऑफ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. MMRDA हर जगह नहीं, कुछ स्पेसिफाइड एरिया में वर्क करता है, बाकी जगह ये प्लानिंग अथॉरिटी चलती है. ओके तो ये होता है आपका प्लानिंग अथॉरिटीज़. जैसे न्यू मुंबई में सिडको है, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द महाराष्ट्र. तो ये अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं जो स्पेसिफाइड एरिया को लेती हैं और ये सारा का सारा प्लानिंग अथॉरिटी में ही आता है. उसके बाद आता है प्लॉट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21. अ प्लॉट मीन्स अ पोर्शन ऑफ अ लैंड इन वन ओनरशिप एंड नंबर्ड एज शोन एज वन प्लॉट इन टाउन प्लानिंग स्कीम. प्लॉट क्या अवेलेबल होते हैं? जिसको नोटिफाइड किया गया हो एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो किसी भी इनकम्बरेंसेस से फ्री हो एंड विच इज़ अवेलेबल फॉर टाउन प्लानिंग स्कीम. उसके लिए वो एक्वायर्ड होनी चाहिए कंसर्न गवर्नमेंट से. ठीक है. उसके बाद आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22. The reconstituted plot means a plot which is altered in ownership in any other way by making a town planning scheme. Means उसकी जो नेचर था प्लॉट का, द नेचर ऑफ यूज, द नेचर ऑफ टाइटल, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, वापस तैयार किया गया बाय कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज़. इसको आप कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्लॉट. उसके बाद आता है अनडेवलप्ड एरिया, Section 2 subsection 31 clause A. An undeveloped area means an area within the jurisdiction of one or more local authorities which is, in the opinion of the state government, is a neglected condition or which is being developed or which is in an imminent likelihood of being developed in an uncontrolled or haphazard manner and requires in a public interest to be developed in a proper authority and orderly manner. अगर आप धारावी बस्ती की बात करें या स्लम्स की बात करें तो वहाँ पे जिसको जहाँ प्लेस मिलती है उसने वहाँ पे जगह बना ली, वहाँ पे अपनी झोपड़ी खड़ी कर ली, वहाँ पे अपना घर बना लिए. ये कोई प्लानिंग नहीं थी, इसको किसी अथॉरिटी की तरफ से प्लान नहीं किया गया. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सोर्सेज, जिसको जितना मिला उतना बनाया. तो ये कोई फाइनेंशियल, ये आपका कोई टाउन प्लानिंग में नहीं आता. इसके लिए चाहे कंस्ट्रक्टेड एरिया हो या नेग्लेक्टेड एरिया हो, ये सारे के सारे एरियाज़ को अनडेवलप्ड एरिया कहा जाता है अंडर MRTP एक्ट. अब इसके बाद आते हैं हम मेन, जिससे बिल्डर्स का अक्सर सामना होता है, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट. इसी की वजह से सारे रेगुलेशंस लगते हैं.
जो आपके डेवलपमेंट पे, भाई डेवलपमेंट आपको करना है लेकिन एक कंट्रोल सिचुएशन पे। आप आर्बिट्रेरीनेस यूज़ नहीं कर सकते कि लैंड मेरी, मैंने खरीद ली, मैं जैसा चाहूँ वैसा बनाऊँ। नॉट एट ऑल। आपको टाउन प्लानिंग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। नहीं होता तो आप पे MRTP केसेस लगते हैं बिल्डर्स पे। क्या हैं वो देखिए। अंडर सेक्शन 43 to 52 of the Act contains the important provision relating to the control of the development and use of the land included in development plan. डेवलपमेंट प्लान के अंदर आने वाली जितनी भी लैंड्स हैं उसमें डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितना अलाउड किया जाए, कितने की परमिशन दी जाए, ये सारा का सारा कंटेंट्स आपको मिलता है सेक्शन 43 टू सेक्शन 52 ऑफ MRTP एक्ट। सेक्शन 43 देखते हैं सबसे पहले। द सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट डील्स विद द रिस्ट्रिक्शन ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ अ लैंड। It provides that after the date on which the declaration of intention to prepare a development plan or a notification specifying under any undeveloped area as a notified area or any area designated as a site of a new town is published in official gazette, no person can institute or change the use of any land or carry out any development without written permission of the planning authority. सेक्शन 43 क्लियरली डिफाइन करता है कि कोई भी लैंड, कोई भी पोर्शन, कोई भी सिटी जो प्लानिंग के अंदर, डेवलपमेंट प्लान के अंडर आती है और अगर आप उसके पार्ट हैं, वहाँ पे आपका कोई प्राइवेट प्लॉट है तो आपको डेवलपमेंट वहाँ पे करना है, तो आफ्टर प्रायर परमिशन फ्रॉम द प्लानिंग अथॉरिटी, अदरवाइज वो डीम्ड इलीगल माने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह म्यूनिसिपल अथॉरिटी आकर उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देती है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते दिस इज़ माय राइट, माय प्रॉपर्टी, नॉट एट ऑल। यू हैव टू फॉलो द प्लानिंग ऑफ द सिटी। एनी पर्सन हु commences, undertake or carry out such development without written permission or not in accordance with the such written permission or modified permission or after such permission is revoked is punishable with the imprisonment of the minimum term 1 year, maximum 3 years and fine 2,000 to 5,000. In case of a continuation, further fine of 200 rupees per day. MRTP एक्ट में आपको पीनल प्रोविज़न बनाया है। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपने कोई भी परमिशन नहीं ली है और आपने स्ट्रक्चर डेवलप किया, या परमिशन लेने के बाद जो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो परमिशन आपको दी गई थी वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने फॉलो नहीं किए, मॉडिफाइड प्लान आपको मिला था उसको आपने फॉलो नहीं किया, तो ऐसे में आपको 1 साल से लेकर 1 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। फ़ाइन आपको मिलता है 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आपको फ़ाइन पे करना है। और उसके बाद भी अगर आपने ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रखा विच इज़ इलीगल, तो 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ योर कंस्ट्रक्शन ये आपको लगता है। इस ढंग से आपका ये डेवलपमेंट रेगुलराइज किया जाता है, इसको रोका जाता है। ओके, हाउएवर नो परमिशन इज़ नेसेसरी इन फॉलोइंग 9 केसेस। लेकिन 9 केसेस ऐसे हैं, though you are situated in the town or the land which comes under the Town Planning Act, Development Plan, but no need of any permission. कौन कौन से 9 हैं आपके? For carrying out maintenance, improvement or other alteration of a building not being a heritage building or heritage precinct which is affects only the interior of the building and does not materially affect the external appearance. Means आपके पास कोई बिल्डिंग है, आप इंटरनल कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो एक्सटर्नल एरिया को अफेक्ट नहीं करता, ऐसे में आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको MRTP एक्ट नहीं लगेगा एक्सेप्ट हेरिटेज बिल्डिंग। हेरिटेज बिल्डिंग के लिए एज वी डिस्कस अर्लियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इवन स्टेयरकेस लगाना है जो आउटर पार्ट में भी है, then do you have to take permission. But under MRTP एक्ट अगर आपकी बिल्डिंग ये नोटिफाइड एरिया में आती है, डेवलप प्लान में आती है और आपको इंटीरियर अगर कुछ बदलना है, मेंटेनेंस करना है,
विदाउट टचिंग द एक्सटर्नल लिमिट ऑफ योर प्रेमाइसेस, ऐसे में नो नीड ऑफ एनी परमिशन फ्रॉम द प्लानिंग अथॉरिटी. सेकेंड, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क कंप्लायंस विद द ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी अथॉरिटी अंडर एनी लॉ इन्फोर्स. ये कब होता है? जब टेनेंसी एक्ट के थ्रू आप अपनी बिल्डिंग रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आपका टेनेंट कोर्ट में चला गया, वहाँ से इंजंक्शन ऑर्डर लेके आया कि दैट यू हैव टू मेंटेन योर बिल्डिंग, एंड देन एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आप वो बिल्डिंग मेंटेन करते हैं, देन इन दैट केस नो नीड ऑफ एनी प्लानिंग अथॉरिटी. कोई सुपीरियर अथॉरिटी आपको ऑर्डर देती है राइटिंग में और वो ऑर्डर लीगल है, तो ऐसे में भी आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्लानिंग अथॉरिटी से. थर्ड केस, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क बाय द अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ इट पावर अंडर लॉफुल, मीन्स कोई भी ऐसा वर्क जो अथॉरिटी खुद करती है, ऐसे में उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. डी, फॉर कैरिंग आउट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एनी लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, अगर वो कोई डेवलपमेंट करती है, ऐसे में उनको भी प्लानिंग अथॉरिटी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं. भले ही वो मेंटेनेंस वर्क हो, रिकन्स्ट्रक्शन हो, डेमोलिशन हो, एनी काइंड ऑफ अ वर्क, अगर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई वर्क कैरी आउट करते हैं, तो ऐसे में आपको प्लानिंग अथॉरिटी से कोई परमिशन नहीं लेनी. उसके बाद ई, फॉर एक्सकवेशन मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन इंक्लूडिंग वेल्स. एग्रीकल्चर ऑपरेशन में भी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, तो इसका टाउन प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं, इसके लिए उनको भी कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड इंटेंडेड टू गिव एक्सेस टू द लैंड स्लोली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़, कोई भी लैंड अगर आप एक्सेस बना रहे हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे में भी टाउन प्लानिंग की ज़रूरत नहीं. फॉर द नॉर्मल यूज़ ऑफ अ लैंड विच हैज़ बीन यूज नॉर्मली फॉर अदर पर्पज़, कोई भी ऐसी लैंड आप यूज़ कर रहे हैं जो टाउन प्लानिंग में इफ़ेक्ट नहीं करती, ऐसे में भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं. उसके बाद इन केसेस ऑफ अ लैंड विच इज़ नॉर्मली यूज फॉर द वन पर्पज़ बट ओकेजनली यूज फॉर द अदर एंड द यूज़ ऑफ अ लैंड ओकेजनली फॉर दैट अदर पर्पज़, ओकेजनली यूज़ करते हैं, कोई परमानेंट चेंजिंग नहीं है आपके लैंड यूज़ में, तो भी आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं. एंड द लास्ट वन, फॉर द यूज़ ऑफ अ पर्पज़ ऑफ इंसिडेंशियल टू यूज़ ऑफ अ बिल्डिंग फॉर ह्यूमन हैबिटेशन और एनी अदर बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द सच बिल्डिंग. मीन्स अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट आप कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के सेम या इंसिडेंटल होता है, तो ऐसे में भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है परमिशन की. एक्सेप्ट दीज 9 कंडीशन you have to take a permission from the planning authority for the development of your structure or on your land from planning authority. Okay, so now come to the procedure for the permission for application or application for permission. Pardon, section 44 and section 45 deals with how application for permission are to be made and grant and the refusal of such application. Means कि कैसे अप्लाई करना है परमिशन के लिए, कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, और उस परमिशन को अलाउड कर, सारी परमिशन के लिए एप्लीकेशन आती है, तो सारी एप्लीकेशन को अलाउड करना भी कंपलसरी नहीं है. समझे? आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या उसकी रीजनेबलनेस है, अथॉरिटी पहले उसको चेक करेगी, उसके बाद आपको परमिशन देगी. ओके, सो आ जाइए, और ये आपको टोटल दिया हुआ है सेक्शन 44 एंड सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट. Any person desiring to carry out any development as above must make an application in writing in prescribed form and containing the prescribed particular to the town planning authority, which may be grant the permission unconditionally, grant the permission subject to the condition as imposed, or refuse to grant the permission. कोई भी एप्लीकेशन 3 ही फॉर्म के लिए होती है.
एप्लीकेशन 3 चीज़ के लिए ही आप प्लानिंग अथॉरिटी को दे सकते हैं। पहला, ग्रांट मी द अनकंडीशनल परमिशन फॉर डेवलपमेंट। सेकेंड, ग्रांट मी द परमिशन विद द कंडीशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू इम्पोज। और थर्ड, जब आप किसी और के डेवलपमेंट में मस्ती करते हैं, रिफ्यूज़ल करने के लिए कि उनको परमिशन मत दो। अक्सर आपको ऐसे सोशल वर्क दिखते हैं जो सोशल वर्क के नाम पर सिर्फ एक्सटॉर्शन करते हैं बिल्डर्स को तंग करने के लिए। जहां उनको 1-2 फ्लैट मिल गए वो दब जाता है मैटर, फिर कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं आता, राइट। या जहां पे थोड़े बहुत पैसे मिल गए उनका सारा पब्लिक वर्क ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये एन नंबर ऑफ केसेस आपको सोसाइटी में मिलते हैं। When the permission is granted with or without condition, the same is to be granted by the commissioner commencement of a certificate in prescribed form. ये परमिशन जो आपको मिलती है ये आपको डेवलपमेंट सर्टिफिकेट के नाम से जानी जाती है, जिसमें आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलता है किस किस टर्म्स और कंडीशन पे आपको ये परमिशन ग्रांट हो रही है, कितना स्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट करना है, कितना लेवल तक आपको जाना है, कितनी इंटेंसिटी यूज़ करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है। इवन द प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल इज़ ऑल्सो फिक्स, जिसको टाइमली प्लानिंग अथॉरिटी चेक कर सकती है आके। ओके, इन सच परमिशन इज रिफ्यूज और ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑर्डर मस्ट स्टेट द ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल और इम्पोजिंग अ कंडीशन। सपोज आपको कंडीशनल परमिशन मिलती है तो उसके पीछे भी रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों कंडीशनल परमिशन दे रहे हो। उस प्लानिंग अथॉरिटी को आपको एक रीज़न देना पड़ता है कि ये जो आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दैट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से आपकी टाउन प्लानिंग चलती है। ओके, अब उसके बाद आते हैं, अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी नेसेसरी है। रिफ्यूज़ करने के लिए भी आपकी परमिशन रिफ्यूज़ कर दी तो उसके लिए भी एक नेसेसरी पार्ट है, आपको बताना पड़ेगा उस एप्लीकेंट को, आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप भाई मेरा रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो, व्हाट आर द रीज़न। तो प्लानिंग अथॉरिटी को रिफ्यूज़ करने के पहले भी उस एप्लीकेशन पे अपना फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देर आर चांसेस दैट द एग्रीव पार्टी मेक गो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके लिए अगर परमिशन ग्रांट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशनल ग्रांट करते हैं तो आपको रीज़न देना है, रिफ्यूज़ करते हैं तो भी आपको रीज़न देना है। ओके, एन एप्लीकेंट हु इज़ एग्रीव बाय एन ऑर्डर अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी अबोव may prepare an appeal within a period of 40 days to the state government। मीन्स अगर आपकी परमिशन रिफ्यूज़ कर दी प्लानिंग अथॉरिटी ने तो 40 दिन का अपील पीरियड मिलता है आपको। गो बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे जाइए, अपील फाइल कर दीजिए अगेंस्ट द रिफ्यूज़ल और एनी कंडीशनल परमिशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसे इम्पोज हो जाती हैं जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है उसको फॉलो करना। ऐसे में भी आपको ये अथॉरिटी के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते या अथॉरिटी ये नहीं बोल सकते सर मैंने आप परमिशन तो ग्रांट कर दी, बट कंडीशन पे भी आपके ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अंडर सेक्शन 47। अंडर सेक्शन 47 क्या है आपका, दैट स्टेट गवर्नमेंट या तो इस अपील को अलाउ कर लेगी या डिसमिस कर देगी या फिर मॉडिफाइड ऑर्डर इशू करने के लिए बोल देगी। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए, जिसमें अथॉरिटी आपको अलाउ करती है। या तो आपका ऑर्डर, आपकी अपील, आपने अपील की, आपको रिफ्यूज़ल किया प्लानिंग अथॉरिटी ने, ठीक है, रिफ्यूज़ल करने के बाद अब आप एग्रीव्ड हैं, आपने अपील कर दी स्टेट गवर्नमेंट में विदिन 14 डेज़ 40, ठीक है। अब
अपीलेट अथॉरिटी जो आपको दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, वो आती है अंडर सेक्शन 47 ऑफ द MRTP एक्ट। और सेक्शन 47 में इस अपीलेट अथॉरिटी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, ये तीनों ऑर्डर पास कर सकते हैं। या तो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे, या आपके अपील को अलाउ कर लेंगे, या फिर जो परमिशन आपने मांगी, जिस ग्राउंड पे MMRDA ने या MRTP टाउन प्लानिंग ने डिनाई की है, उसको कुछ मॉडिफाइड करके अलाउ कर देंगे, जिसको पार्शियली अलाउड भी कहा जाता है अंडर सेक्शन 47। सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट has added a salutary provision in a favor of the applicant. It lays down that the planning authority does not communicate its decision within a 60 days and the permission is deemed to have been granted immediately on the expiry of said period. This period of a 60 days is to be calculated from the date of the receipt of the application and the date of the applicant reply to any requisition made by the planning authority, whichever is later. Suppose एप्लीकेंट ने परमिशन की 1 तारीख को, तो 60 डेज़ के अंदर अंदर या 60 डेज़ तक प्लानिंग अथॉरिटी ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ऐसे में ये परमिशन डीम्ड मानी जाती है। सिविल लॉ में आपने टॉर्ट में देखा है, मियर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। रीजनेबल टाइम तक वेट करिए और उसके बाद ये डीम्ड अलाउड हो जाता है। बट ये आपने जो एप्लीकेशन की है, इसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए। उस डेट से कैलकुलेट करिए, 60 डेज़ तक कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप डीम्ड परमिशन है, यू कैन स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन। ओके। या फिर ये कैसे होता है कैलकुलेशन, जब से आपकी स्टैंप मिली हो, लगी हो, एक्नॉलेजमेंट हो आपके पास उस कंसर्न अथॉरिटी का। ओके। The above concept of a deemed section cannot, however, invoke a cases where town planning authority itself could not have been given the permission under the act. लेकिन ये डीम्ड परमिशन तभी मानी जाएगी जब वो मैटर टाउन प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर आता हो। वो मुद्दा टाउन प्लानिंग अथॉरिटी में आता ही नहीं है, आपने वहाँ पे एप्लीकेशन करके रखी है, जाहिर है वो रिप्लाई नहीं देंगे। आपको लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हर बात का रिप्लाई देते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके फालतू बातों का रिप्लाई नहीं देना चाहते, क्योंकि वो उनको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसे ही जब आपकी एप्लीकेशन प्लानिंग अथॉरिटी के पास गई है और प्लानिंग अथॉरिटी से रिलेटेड वो मैटर नहीं है, तो वो रिप्लाई नहीं देंगे। अब आप इसको ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते कि उनका रिप्लाई नहीं आया मतलब इससे डीम परमिशन। तो डीम परमिशन उन्हीं मैटर में मानी जाएगी जिसमें टाउन प्लानिंग अथॉरिटी को पावर होगा, जो मैटर उनके जुरिडिक्शन में आएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं न्यू पॉइंट में, दैट इज डीम सेक्शन आपका हो गया। अब आपका न्यू पॉइंट आइए अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट। एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई कैसे करनी है, सेक्शन 44, 45 कैसे उसको अलाउ करना है, रिजेक्ट करना है, कंडीशनली अलाउड करना है, वो आपने देख लिया। उस परमिशन के अगेंस्ट में आप अपील भी कर सकते हैं जो ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 47 विद इन 40 डेज। डीम परमिशन या डीम सेक्शन अगर फ्रॉम द डेट ऑफ अ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कंसर्न अथॉरिटी the permission is not given, even the reply is not given, ऑर्डर नहीं मिला आपको रिजेक्शन का, अलाउड का, कंडीशनल एक्सेप्टेंस का, इन दैट कंडीशन टू ये परमिशन एक्सेप्टेड मानी जाती है, डीम्ड सैंक्शन माना जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अनऑथोराइज्ड डेवलपमेंट किसको कहते हैं। अंडर MRTP सेक्शन 53 टू सेक्शन 58, द सेक्शन 53 ऑफ द एक्ट empowers the planning authority to serve notice to the owner of the land to remove unauthorized development when the owner has carried out any development on a land without giving a prior constructive notice। आपका लैंड डिमोलिश नहीं किया जाता, आपका स्ट्रक्चर डिमोलिश नहीं किया जा सकता। तो अगर अथॉरिटी को लगता है रीजनेबल, उसके पास ग्राउंड्स हैं, तो अथॉरिटी एप्लीकेशन आपको एक नोटिस इशू करती है कि रिमूव योर अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द लैंड।
ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स में? ऐसे स्ट्रक्चर जो आपने विदाउट परमिशन आपने बनाए हैं, या आपने जो परमिशन ग्रांट हुई थी उसको कंप्लाई नहीं किया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने नहीं माना, उस परमिशन लेटर को आपने रिवोक कर दिया, या जो मॉडिफाइड परमिशन अंडर सेक्शन 47 आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है उसको भी आपने कंप्लाई नहीं किया। मीन्स एनी स्ट्रक्चर, एनी चेंजेस इन द स्ट्रक्चर हैज डन विदाउट कंप्लाइंग द ऑर्डर और परमिशन गिवन बाय द प्लानिंग अथॉरिटी, ऐसे स्ट्रक्चर को आप अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, such a notice may call upon the owner requiring him within a such period as may be specified in a notice, not being less than 1 month from the date of a service of a notice to take such steps। आपको नोटिस दी जाएगी ओनर को कि आपका स्ट्रक्चर अनऑथराइज है, और 30 डेज का डीम्ड पीरियड है, यू हैव टू वेट। ऐसा नहीं है कि आज नोटिस दे दिया और कल आ गए तोड़ने के लिए, 30 दिन वेट करना ही पड़ता है। ओके, 30 दिन से ज़्यादा का टाइम मिल सकता है, बट 30 दिन के नीचे का टाइम अथॉरिटी नहीं देती। अब इस 30 डेज़ में आप रिप्लाई करिए उस अथॉरिटी को, अपीलेट अथॉरिटी में जाके इंजंक्शन ला सकते हैं, या फिर गो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सारे के सारे रेमेडीज़ आपको अवेलेबल है, ठीक है। इन केसेस फाइलिंग अंडर क्लॉज ए एंड क्लॉज C above to restore the land to its condition existing before such development took places, and in cases falling under section B and section C of the above to secure compliance with the condition of a permission। means ऐसी परमिशन जो आपको मिली हुई है उसको कंप्लाइंस करना है। 30 डेज़ आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर आपने कोई परमिशन नहीं ली है तो रिमूव दैट स्ट्रक्चर। परमिशन ली है लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क नहीं किया तो उसको मॉडिफाइड करिए। एज़ पर द प्लानिंग आप नहीं चल रहे हैं, जो परमिशन मिली है उसको मॉडिफाइड करिए। एक्स्ट्रा वर्क आपने कर दिया तो उसको डिमोलिश कर दीजिए। इसके लिए 30 डेज़ दिए जाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क है, लार्जर अमाउंट में होता है। सो 30 डेज़ इज़ द रीजनेबल टाइम। Our notice may be served as above under 53 of the Act in a particular required। किन किन कामों के लिए नोटिस दी जाती है आपको? To demolition or alteration of any building or works, to carrying out the land or any building of other operation, to discontinue use of any land। या तो मॉडिफिकेशन के लिए दिया जाएगा या आपको वर्क कंटिन्यू करने के लिए बाय फॉलोइंग द कंडीशन दिया जाएगा, या फिर आपके लैंड पे जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए दिया जाएगा। इन 3 फॉर्म के लिए आपको नोटिस दी जाती है। और अगर आपको इस नोटिस से कोई प्रॉब्लम है तो एनी पर्सन एग्री बाय द नोटिस अंडर सेक्शन 53 विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोटिस अप्लाई द परमिशन अंडर सेक्शन 44। आपको नोटिस मिली है, अनऑथोराइज लैंड है, आपको परमिशन नहीं लिया आपने, आपको नोटिस आ गई, तो नोटिस आने के बाद भी आप परमिशन के लिए मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44। अनऑथोराइज स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, आपको MRTP एक्ट के थ्रू टाउन प्लानिंग अथॉरिटी ने नोटिस दे दी, ऐसे में यू मे गो फॉर सीकिंग अ परमिशन अंडर सेक्शन 44 ऑफ द एक्ट, ठीक है। For retention of any building or works on a land or for the continuation of any use of a land to which such notice is related, if such permission is granted, the notice stand withdrawn। और अगर आपकी परमिशन को ग्रांट हो जाता है तो ये नोटिस डीम्ड विड्रॉन मानी जाती है। ओके, इस ढंग से आपकी ये नोटिसेस अवेलेबल होती हैं। So these are the authorities, these are the permission under the Town Planning Act, and these are the important provisions comes under MRTP Act। शुरुआत फिर से एक बार इसको एक नटशेल में समझ लीजिए।
टाउन प्लानिंग एक्ट, द नोटिफाइड एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई, अलग अलग स्पेसिफाइड एरिया के लिए स्पेसिफाइड अथॉरिटी, MMRDA है, सिडको है, अदरवाइज टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं आपको जहाँ पे ये स्पेसिफाइड एरिया नहीं डिक्लेयर किए गए। उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन विद इन 30 डेज, अगर 60 डेज पास नहीं होती है तो डीम्ड अलाउड मानी जाती है। बट दिस रूल इज़ नॉट अप्लाइड टू दैट कंडीशन ऑन दैट एप्लीकेशन विच आर नॉट कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दैट प्लानिंग अथॉरिटी। आपको ऑर्डर रिजेक्ट का मिल रहा है या कंडीशनल मिल रहा है परमिशन, ऐसे में यू मे गो बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 47 विद इन 40 डेज आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में पास एन ऑर्डर आइदर टू एक्सेप्ट योर अपील, रिजेक्ट योर अपील और सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन कंडीशनल आपको परमिशन अलाउ करता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट। अगर आपने अनऑथोराइज डेवलपमेंट किया सेक्शन 53 टू सेक्शन 58 जो परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जैसे परमिशन मिली थी उस परमिशन को आपने माना नहीं, मॉडिफाइड ऑर्डर को आपने माना नहीं, या फिर आपको परमिशन ही नहीं है, ऐसे में आपको नोटिस देती है टाउन प्लानिंग अथॉरिटी। 30 डेज़ का टाइम देती है आइदर टू रिमूव द स्ट्रक्चर और टेक द परमिशन फ्रॉम अदर। इसके बाद आता है आपका फाइनल वन। ये आपका टोटल कंपाइलेशन कहलाता है MRTP एक्ट, महाराष्ट्र रीजन टाउन प्लानिंग एक्ट, which was passed under in the year of 1966। पीनल प्रोविजंस है इसमें कि अगर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर विदाउट परमिशन आप करते हैं या जो परमिशन मिली हुई है उसको तोड़ के आप करते हैं तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट फ्रॉम 1 month, imprisonment from 1 month up to 3 years, fine 2000 to 5000 and 200 rupees per day till the continuation of this offence. So MRTP Act is completed here.